कैश आए तो कैश डेबिट, जाए तो क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। अच्छा, एक नजर आप लोग इसको ले लो, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। जस्ट इसका ना एक ओवर रिव्यू आप लोग ले लो, मैं 1 मिनट में आप लोगों से पूछता हूँ। मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा। चलें जी, बताएं जी कि क्या पोजीशन है। चलिए हम स्टूडेंट पे आ जाते हैं। वैसे यार बता, जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है सर। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। यार जुबैर मुझे ये बताओ, परचेजेस डेबिट होती है, मैंने गलत कहा है या ठीक कहा है? फिर क्वेश्चन जुबैर मैं रिपीट करता हूँ, परचेजेस बेटे डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं? जुबैर डेबिट होती हैं, ठीक हो गया। आज मैं ना आप लोगों से एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, और वो है जी सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ बोलो। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो लॉजिक है वो बताएं, और इसमें बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या फर्क होता है, चलो मैं पहले वो बता दूं। बच्चों, वो एक्सपेंसेस जो के जिनका ताल्लुक किसी चीज की प्रोडक्शन के साथ होता है उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक किसी चीज की प्रोडक्शन के साथ होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के बाद होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। बेटे फॉर एग्जांपल मटेरियल, बेटा देखो ना, आपके हाथ में एक बॉल पेन है या नोटबुक है बेटा, या उसको भी छोड़ दो, आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल पे बेटा एक मटेरियल लगा हुआ है ना? बिल्कुल। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। किसी बंदे ने इसको बनाया है ना, उसने बनाया है तो उसने इसकी वेजेस नहीं होंगी ना, वेजेस नहीं होंगी, वो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अच्छा, जब ये बना है तो उस वक्त बिजली इस्तेमाल हुई थी ना, वो इसका डायरेक्ट एक्सपेंस है। बेटे इसके मटेरियल को एक गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह लेके गई होगी ना, यानी हमने सपोज इसका मटेरियल केपीके से खरीदा, तो केपीके से लेकर पंजाब तक का जो कैरेज हमने पे किया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे जब ये मशीन चली होगी जिससे बना है, उसमें पेट्रोल या डीजल डला होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंस, जब तक एक चीज बन के तैयार नहीं हो जाती तब तक उसके जितने एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब वो बन के तैयार हो जाती है और बिकने के लिए निकलती है तो उस वक्त जो एक्सपेंसेस होते हैं, मसलन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सैलरीज, जो बंदा बेच रहा है उसको हम सैलरी देते हैं। अच्छा, जिस जगह हमने उसको जिस दुकान में रखा है उसका हम रेंट पे करते हैं। हमने वो प्रोडक्ट बनाई लोन लेके, हम उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट अब आपको समझ आ गया होगा। जब सर एक बार काइंडली ये रिपीट कर दें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। वो एक्सपेंसेस जिनका खर्चा नहीं, वो एक्सपेंसेस बेटा जो चीज की प्रोडक्शन तक होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बोलते हैं। वो चीज की एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन तक होते हैं। मतलब कि जब तक चीज फैक्ट्री के अंदर होता है तब तक। जब तक चीज प्रोड्यूस नहीं होती तब तक जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट, और बनने के बाद जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट। सर बनने के बाद कौन से एक्सपेंसेस होते हैं सर, वो रिपीट देखना, कर दें। बन गई चीज, अब उसको बेचना है। अब देखो आपके सामने आइसक्रीम बनी पड़ी है ना, अब जब तक वो आइसक्रीम बनी नहीं थी तब तक जितने उस पर खर्चे हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब वो बन गई, अब आपने जहाँ पे वो देखो फ्रिज में लगाई हुई है ना, तो वो जो फ्रिज है उसके उसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट होगी। बनने से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई वो डायरेक्ट होगी।
बनने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी वो इनडायरेक्ट होगी। अच्छा, आपने 10 सर मतलब दो चार मुलाजिम इसका रखे, 2-4 मुलाजिम रखे, जी जी उनको सैलरीज दे रहे हो, वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अच्छा, वो उसके अलावा आपने एक दुकान ली हुई है, उसका रेंट दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी बनने के सर अगर बाद वही मुलाजिम अगर हमारा मटेरियल जिस टाइम बना रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट में फिर आएगा ना। नहीं बच्चे देखो ना, जितनी देर उधर काम करते हैं वो डायरेक्ट में डालो, जितनी देर इधर काम करते हैं वो इनडायरेक्ट में डालो। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और आगे हम क्लियर गो अहेड, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, जो मैंने आज बेसिकली आपसे टॉपिक डिस्कस करना था वो और टॉपिक है, और वो है सेल्स। ये बेसिकली टॉपिक उससे हटके हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये मैं आप लोगों को अगले लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। परचेज गुड्स का मतलब है परचेजेस। जब भी मैं कहूँ परचेज गुड्स तो आपने कहना है परचेजेस। परचेज गुड्स का मतलब है परचेजेस, परचेज गुड्स का मतलब है परचेजेस। परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है। परचेजेस के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या वो कैश है या वो क्रेडिट है या वो किसी बंदे से लिए है या वो कहीं दुकान से लिए है। ये रुपीज कैश नहीं होता। रुपीज में और कैश में क्या फर्क है, पहले तो ये बताइए। रुपीज बच्चों बेसिकली एक यूनिट है। रुपीज क्या है जी, एक यूनिट है। और कैश क्या है, इट्स फॉर्म ऑफ मनी, इट्स फॉर्म ऑफ बेटा मनी। वो डॉलर भी हो सकता है, देखिए यूनिट जो है वो डॉलर भी हो सकता है, वो येन भी हो सकता है, वो जीबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट, रुपीज एक यूनिट है, कैश नहीं है। रुपीज एक यूनिट है, कैश नहीं है। तो यार परचेज गुड्स का मतलब परचेजेस, परचेजेस के साथ यूनिट तो लिखा हुआ है लेकिन और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये मेरे ये मेरे अपने रूल्स बनाए हुए हैं, ये किसी बुक में नहीं लिखे हुए। परचेजेस के साथ जब कुछ नहीं लिखा होगा तो क्रेडिट में कैश आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा। परचेज गुड्स, परचेज इज डेबिट और साथ ये देखो कैश लिखा हुआ है तो क्रेडिट में कैश आएगा। देखो हम परचेज करते हैं तो चीज हमने खरीदी, परचेज डेबिट हो जाएगी ना। और कैश दिया, कैश पे किया, कैश दिया तो कैश आउट हुआ। मैंने रूल्स बताए थे आपको, तो रूल्स के मुताबिक परचेजेस तो परचेजेस डेबिट हो जाती हैं, कैश हम देते हैं, कैश क्रेडिट हो जाता है। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अली, यानी हमने परचेज गुड्स का मतलब परचेज इज डेबिट, नाम और कैश दोनों आ गए। नेम और कैश दोनों, ये नाम मतलब अली भी आ गया और कैश भी आ गया। नाम मतलब अली भी आ गया और कैश भी आ गया। नाम और कैश में से कैश को लिखेंगे, नाम और कैश में से कैश को लिखेंगे। ये आप लोगों ने याद करना है। मैंने पूछना है परचेजेस के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो आपने कहना है कैश। मैंने कहा परचेजेस के साथ लफ्ज कैश लिखा हुआ है तो आपने कहना है क्रेडिट में कैश आएगा। नाम और कैश अगर लिखा हो तो आपने कहना है जी कैश आएगा। और अगर सिर्फ नेम लिखा हो तो क्रेडिट में नेम आएगा। नेम और क्रेडिट लिखा हो तो आपने कहना है जी नेम आएगा। और अगर सिर्फ क्रेडिट लिखा हो तो अकाउंट पेएबल आएगा। आप लोगों ने प्लीज, ये मैं आप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्लीज परचेजेस वाली जो टॉपिक है इसको आप लोगों ने इस तरह तैयार करना है कि ये आपको कल याद हो। कल मैंने आप लोगों से ये पूछना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं। सेल्स वाला टॉपिक हम आज नहीं करेंगे, सेल्स को हम कल देंगे इंशाल्लाह। ये मैं आप लोगों के जो 8 to 15 लेक्चर्स है उनकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कि सिंगल सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, कि मैंने बताया था कि बिजनेस अलग चीज है, ऑनर अलग चीज है। बिजनेस का अकाउंट शिराज आपने यार अपने घर का अकाउंट अलग रखा होगा, अपने दुकान का अकाउंट अलग रखा है कि यार ये दुकान के पैसे हैं, ये घर के पैसे हैं, ये घर के खर्चे। जी बिल्कुल सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं,
सेपरेट लीगल एंटिटी। सर इसमें ये एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हम रात को मतलब हिसाब किताब करते हैं, ये क्रीम के पैसे अलग हो गए, ये चीनी के अलग हो गए। नहीं 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 नहीं, चीनी के ये नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे। चीनी क्रीम ये सारा कुछ तो एक जगह पे है ना, एक जगह पे, ये तो बिजनेस के हैं। तो अगर आप अच्छा जी। चीनी घर के लिए लेके जाते हो तो उसको अलग, उसका अलग हिसाब रखोगे, बिजनेस सही। अच्छा सिंपल सी बात है, आपको कोई बिजनेस अलग है और बंदा अलग है। सिंगल एंट्री सिस्टम 2 दिन पहले बात हुई थी, इसमें वन एस्पेक्ट को लिखते हैं और इसमें ज्यादातर कौन सी साइड, कौन सी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखा उसने, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। सिंगल एंट्री में एक साइड वन फोल्डेड एस्पेक्ट को लिखते हैं और ज्यादातर कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन। इसमें किसी भी एंट्री की दोनों साइडें, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइडों को लिखा जाता है। सिंगल और डबल एंट्री में क्या फर्क है, आप इसको पढ़ोगे आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नहीं सर वो शॉपकीपर वाली एग्जांपल थी ना सिंगल एंट्री की आपने दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये डिफरेंस 3 नंबर का पक्का आपके पेपर में आना है। 3 4 4 डिफरेंस अगर यहाँ से समझ ना आए, आप गूगल करना, आपको गूगल पे बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल जाए। 3 फर्क आपने याद करने, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पेपर में कंफर्म आना है। सिंगल एंट्री का डिफरेंस, सिंगल एंट्री का और यार एक डिफरेंस तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसमें क्या होती है, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है, इसमें रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, इसमें वन फोल्डेड एस्पेक्ट होते हैं, इसमें 2 फोल्डेड एस्पेक्ट होते हैं। एक आध आपने नेट से देख लेना, आपको मिल जाएगा। 3 डिफरेंस याद कर लेना। डेबिट क्या चीज होगी और क्रेडिट क्या चीज होगी। अगर किसी चीज का बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है तो वो चीज डेबिट होगी और इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। और अगर किसी चीज का बिजनेस को क्या हो रहा है जी, अगर कोई बिजनेस फायदा रिसीव कर रहा है किसी चीज से तो वो डेबिट, अगर किसी चीज का फायदा प्रोवाइड किसी को कर रहा है तो वो क्रेडिट। और ये राइट साइड है, यानी किसी से फायदा ले रहा है तो डेबिट और किसी को फायदा दे रहा है तो क्रेडिट। ये लेफ्ट पे आएगी और ये राइट साइड पे। इसको लेजर की लेफ्ट में लिखा जाता है, इसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, इसको राइट साइड पे लिखा जाता है। ड्यूअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसको उसके ड्यूअल एस्पेक्ट। एसेट्स क्या होते हैं, मैं एक लाइन में आपको वन लाइनर डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, या एक और लफ्ज लिख लो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। Economic resources of the business are called assets. Economic resources of the business are called assets. Assets 2 तरह के होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। मैं ऑलरेडी इनका फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये वाले जो एसेट्स हैं ना, ये वाले ये आखिरी 4 जो एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये इनटेंजिबल है। ये बाकी सारे के सारे टेंजिबल हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, टेंजिबल हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको हाथ लगा सकते हैं, जिनको पकड़ के मार सकते हैं, वो टेंजिबल हैं। और जिनको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे जी, सर आप यहाँ बता सकते हैं तब, उनको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। लाइट कहने ऑफ कर दी थी यार। अच्छा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने आपको एसेट्स बताए हैं, ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस होती हैं। कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, और लायबिलिटी के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, डेट्स ऑफ द बिजनेस। टिल टुमारो इंशाल्लाह जी, अल्लाह ब्लेस यू। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।